हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। कैसे हैं आप सभी? नमस्ते, शब खैर, सत श्री अकाल। आई होप सब एकदम भले चंगे होंगे, सबको बहुत ही मज़ा आ रही होगी। सबका दिन कैसा होगा? जैसे कि आप अमेजिंग हैं। योर होप योर डे इज़ एज अमेजिंग एज यू आर। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज के इस वीडियो में मैं जीएस के कुछ क्वेश्चंस लूँगी। अप्रॉक्स 150 क्वेश्चंस हैं, एंड इन 150 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। जीएस मीन्स जर्नल स्टडीज़, and this video will helpful for all the top government exams like UPSC, SSC, RRB, Bank, CTET, UCG, NET, MISC, and all the related government exams that has one paper as GS. So let's start. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और आई सजेस्ट कि आप सभी अपना एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और अपने आंसर्स भी मार्क करते जाइएगा, टिक करते जाइएगा मेरे साथ साथ। एंड यू कैन चेक कि आपका आंसर करेक्ट है या आपके कितने मार्क्स आते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ओके, वेट अ मिनट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। तो भिलाई का इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। सभी मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शैलों में से, शैल मीन्स पर्वत जो होते हैं, वो शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? तो अवसादी शैल का उदाहरण कौन सा है? शैल। ये अवसादी शैल का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, पुच्छ पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव किधर होती है? तो तारे का मुख सदैव इधर रहता है, लेकिन पुच्छल तारा जो होता है वो सूर्य से दूर रहती है उसकी पूछ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो भ्रंश से संबंधित क्या होगा? हॉक बैग जो है वो आपका भ्रंश से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, वो क्या है? गोभी मरुस्थल। नेक्स्ट देख लेते हैं, तापक्रम विलोमता का अर्थ है। अब इसका क्या अर्थ है? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। तापक्रम विलोमता मतलब कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। जनरली हमें कैसे पता है कि जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर गिरने लगता है, लेकिन तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या हो जाएगा? उसका जस्ट उल्टा, कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही तापक्रम क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित जलाशयों में कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो रिहंद परियोजना से संबंधित कौन सा है? याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो आपका रिहंद परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, शिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा किसका है? तो ये आपका आंसर है, आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। कैसे याद रखेंगे? शिपकीला जो है वो पर्वतीय दर्रा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 99। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ का? शिक्षण विधियों का। अगर शिक्षण विधि अलग अलग उसको ज्ञान नहीं है एक एसएसटी के टीचर को कि किस किस क्रिएटिव वे से वो पढ़ा सकता है, कौन कौन से मैथोलॉजी वो यूज़ कर सकता है, तो एसएसटी को वो क्या नहीं बना सकता? इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता। सो द टीचर शुड नो ऑल द मेथड्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट देखते हैं, भूगोल शिक्षण के हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड मीन्स जो कार्ड्स होते हैं जिससे कि हम बच्चों को गेम खेला सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई करा सकते हैं। तो ये क्या है? सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ ये यूपी टेट के हैं, यूपी टेट के जीएस के क्वेश्चन हैं। तो आपको जीएस के और क्वेश्चंस तो मिलेंगे, साथ साथ आपको यूपी टेट के
जो आपका एसएसटी के टीचर्स होते हैं, एसएसटी और इंग्लिश के टीचर्स हैं, वो ये क्वेश्चंस उनके लिए भी हेल्पफुल है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों जो हम आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो किस में आ जाता है? भाग 3 में आता है, पार्ट 3 में आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज जो कि रूरल एरिया में चलती है, को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो याद रखिएगा ये लेटेस्ट है, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है लेकिन थोड़ा लेटेस्ट है, जो कि है 73 संशोधन में क्या किया गया है हमारा? पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए, ताकि उसके डिसीजंस लोग माने, उसको फॉलो करें, उसकी भी वैल्यू बढ़े, हर चीज़ कोर्ट में ना जाए, उसकी पंचायती राज के डिसीजन की भी वैल्यू बढ़े, इसलिए उसमें एक संशोधन किया गया है। उस कौन सा संशोधन है वो? 73rd संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी आजकल युद्ध चल ही रहे हैं तो सबको पता ही है, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, ये कहाँ पे है? हेग में। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में आता है? तो किस सूची में आता है? ये हमारी समवर्ती सूची में आता है। राज्य सूची में राज्य से रिलेटेड बातें होती हैं, संघ सूची में संघ से रिलेटेड बातें होती हैं, तो समवर्ती सूची में हमारा ये परिवार नियोजन का पॉइंट दिया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से कौन सा है संबंधित, जिसमें विदेश की नीतियां हैं? वो अनुच्छेद 51 आ गया है आपका। नेक्स्ट लिख लेते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक मीन्स कम्युनिटी विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो किस वक्त शुरू किया गया था कि सारे लोगों का विकास हो सके? 1952 में। आज़ादी के बाद ही अलग अलग तरीके से प्रोग्रेस कराने के लिए, अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए नई नई स्कीम बन रही थी, तो यहाँ पे सामाजिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1952 में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 106 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के उच्चतम न्यायालय में भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया है, तो किसने दिया है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत आपको दिया गया है केशवानंद भारती के मामले में। ये केस था और इस केस में फिर क्या किया गया, जो नतीजा आया तो उससे क्या मिला हमें? भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? ये किस में अनुच्छेद में आता है? आपके अनुच्छेद 200 में आता है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 जो है वो राष्ट्रपति को लगभग निषेधाधिकार की शक्ति देता है। राज्यपाल को राज्य विधेयक द्वारा पारित किसी विधेयक के विचारों को सुरक्षित रखने की असीम शक्ति देता है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को यह निर्देश भी देता है कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी ऐसे विधेयक को रोक सके जिसे कि वे विधेयक जिन्हें उच्चतम न्यायालय की स्थिति को खतरा हो सकता है। तो ऐसा कोई डिसीजन राष्ट्रपति ले रहा है जो जिससे उसको खतरा हो सकता है, किसको? हाई कोर्ट को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में क्या करेगा हमारा राज्यपाल जो है वो इसकी स्वीकृति को हटा सकता है। उसकी शक्ति किस में दी गई है? आपके अनुच्छेद 200 में दी गई है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति बनते हैं उनके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो ये देख लीजिए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, कौन सा देश दक्षेश मीन सार्क SAARC सार्क जो हमारा है उसके सदस्य नहीं है? तो उसका सदस्य कौन नहीं है? भूटान नहीं है, बाकी नेपाल, बांग्लादेश, जापान ये सब सार्क के सदस्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट है राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। अब राजपूत पेंटिंग एक आपकी पुस्तक है, उसके लेखक कौन है। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक, उनको पेंटिंग करने में बड़ा आनंद आता था, तो आनंद के कुमार स्वामी जी जो हैं वो राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर, लोक कला का संबंध है। अब लोक कला का संबंध किससे है, तो चित्रकला से है। आपका प्री हिस्टोरिक नहीं हो सकता, आधुनिक कला नहीं है, क्षेत्रीय कला नहीं है, लोक कला जो है वो आपका चित्रकला से संबंधित है। ज्यामितीय डिज़ाइन कहते हैं, ज्यामितीय मीन्स जो आपकी ज्योमेट्री है वो डिज़ाइन किसको कहा जाता है। तो अब क्या ऑप्शन दिए हैं, ज्यामितीय आकारों को, ज्यामितीय आकारों से बनी डिज़ाइन को, वर्क से बनी डिज़ाइन को। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ज़्यादातर क्या होता है कि जीएस में एक ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं कि जब कोई नहीं वाला ऑप्शन हो या सारे ही ऑप्शन हो तो आप अप्रॉक्सीमेटली उसी को टिक करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एपण का संबंध किस राज्य से है। एपण का संबंध किस राज्य से है, तो एपण जो है उसका संबंध हमारा, चलिए आप लोग भी आंसर दीजिए, एपण का संबंध किससे है। एपण का संबंध हमारा किससे है, यस उत्तर प्रदेश से है। तो एपण का संबंध हमारा किससे है, उत्तर प्रदेश। अब एपण यानी अल्पना, उत्तराखंड में कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक है, कल्पना जो हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं। आगे देखते हैं। तो आपका हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है। हिंदुस्तानी संगीत जो है उसमें जो श्रुतियाँ हैं, जो उसके क्या जैसे सारे गामा पाधा नी सा होता है, वो श्रुति नहीं होती हैं, जो उसकी मात्राएं होती हैं उनको कुल कितना माना गया है, तो उनको 22 माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं। तो आपके शुद्ध और विकृत सारे गामा पाधा नी सा जो आपके सुर हैं वो आपके कितने होते हैं, 12 होते हैं, वो मिला के 12 होते हैं। ऐसे तो होता, हम लोग ने सुना 7 स्वर 7 स्वर, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत में 2 अचल स्वर होते हैं, 5 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 विकृत स्वर होते हैं। तो सबको मिला के टोटल कितने बन जाते हैं, 12 बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। तो 117 में क्या दिया हुआ है, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया गया है। 4 ताल का प्रयोग जो है वो किस गायकी के साथ किया गया है, तो वो ध्रुपद के साथ किया गया है। काफ़ी सारे कभी कभी जीएस में आपके संगीत के, म्यूज़िक के भी आ जाते हैं। अब आपको इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। संगीत के समय पर आधारित एक निश्चित ढांचे को ताल कहा जाता है। संगीत में ताल देने के लिए तबले, मृदंग, ढोल, मजीरे का प्रयोग किया जाता है, और ये कितने होते हैं, ये आपके 4 होते हैं जो कि ध्रुपद गायन में गाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है। अब तबला वादक मतलब कि कौन जो है वो तबला नहीं बजाता है, तो किशन महाराज ये भी तबला बजाते थे, जाकिर हुसैन ये तो सबको पता होगा, ताजमहल चाय में ऐड में आते थे। अहमद जान थिरकवा ये भी क्या था, तबला बजाते थे। जो रामदास शर्मा जी हैं ये तबला नहीं बजाते थे। आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय खेल हमारा जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था, तो हमारा जो प्रथम राष्ट्रीय खेल है वो राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक के प्रस्तुत है। अब क्या होगा, ये किस विचारक के होंगे, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये विचारक हमारे जो हैं वो स्वामी विवेकानंद थे। तो स्वामी विवेकानंद एक युवा थे जो दिखने में बीमार था, उनको संबोधित करते हुए वही वो कह रहे थे कि आज हमें क्या है, स्वास्थ्य को सुधारना है हमें, तो उस स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गेम्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, गेम्स को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 121 है। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस याद रखिएगा और नोट कर लीजिए, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि 15 अगस्त में परेड वगैरह निकलती है, तो उस टाइम क्या होता है, सब लोग बहुत फिट हो जाते हैं, फिर सोचते हैं थोड़ा और गेम खेल लें, तो क्या करते हैं, खेल दिवस उसी में 15 अगस्त के बाद बना लेते हैं। अब 25 अगस्त 30 अगस्त ये सब दिया हुआ है, 31 अगस्त, लेकिन आपको याद रखना है 29 अगस्त में ही मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, योग के संबंध में प्रथम ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है। अब यहाँ पर जो हम लोग पतंजलि नाम सुनते हैं ना, वो सबसे पुराने हैं, उन्हीं का नाम यूज़ करके बाबा रामदेव जी अपना योगा करा रहे हैं। बहुत सारे लोग पतंजलि का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहले जो योग दर्शन पुस्तक के लेखक थे वो कौन थे, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है जीएन नाम प्रोटीन। जीन नाम प्रोटीन किस फसल में संबंधित है, तो किससे संबंधित है, जीएन याद रखिएगा मक्का से संबंधित है।
नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, एक मिनट। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की, दुकाजी मतलब कि दो काम के लिए होती है, तो थार पारकर, थार पारकर एक गाय होती है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, दो काम के लिए करते हैं। अब दो काम मतलब कि कैसे, कि दुकाजी गाय होते हैं, इसका डुअल पर्पस होता है। ये उपयोग में लाई जाने वाली गायों में से महत्वपूर्ण नस्ल है। सामान्यतः इस नस्ल के पशुओं का रंग भूरा होता है, जिनमें सफ़ेद चकत्ते होते हैं। इन गायों की दूध देने की क्षमता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो कितने कृषि क्षेत्र में बांटा गया है कृषि को जलवायु के अनुसार, 15 में। संसाधन विकास के लिए भारत का तापमान, वर्षा सहित मृदा कोटि, जलवायु, जल संसाधन उपलब्धता के आधार पर 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे देखते हैं, केंद्रीय बीज की संतति है, केंद्रीय बीज की संतति कहाँ है, प्रजनन बीज में, प्रजनक बीज में, प्रजनक बीज में आपका क्या होता है, केंद्रीय बीज प्रजनक बीज की संतति होता है, मतलब कि उसी में से निकलता है। जिस बीज प्रमाणीकरण संस्था की देख रेख में निर्धारित मानकों पर पाए जाने वाले पर प्रमाणित किया जाता है, और केंद्रीय बीज की थैलियों पर सफ़ेद रंग का प्रमाणिक टैग या लेबल लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, केंद्रीय बीज की संतति क्या है, प्रजनक बीज। आगे देखते हैं, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध्य पौधा संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, जिसको सी मैप भी बोलते हैं, एक बहुआयामी राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो औषधि एवं सुगंध पौधों के क्षेत्र में शोध, विकास एवं प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है। ये लखनऊ में स्थापित है। इसे कैसे याद रख सकते हैं, जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वो भी हमारा कहाँ है, लखनऊ में ही है। तो लखनऊ में है, इस वजह से हम याद रख सकते हैं कि ये जो औषधि, ये जो पेड़ पौधे का काम है, औषधीय वाला काम है, वो भी हमारा कहाँ है, लखनऊ में है। आगे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल क्या होता है, तो मार्मलेड, माँ, तो माँ से याद रखेंगे माल्टा। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ, बहुत ही बड़ा नाम है, ये याद रखना है, मैसूर में। वहाँ पे टेक्निकल जो चीज़ें हैं फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, वहाँ पर उसका ध्यान रखा जाता है। कहाँ पे है वो, मैसूर में है। जेली बनाने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो जेली जो बनाते हैं उसके लिए पैक्टिन, पैक्टिन, ये एनसीईआरटी क्लास 8 का क्वेश्चन है, पैक्टिन का प्रयोग किया जाता है। केसर प्राप्त किया जाता है, केसर, अब आपने फूल देखा होगा, ये फूल होता है, उसमें से छोटा छोटा येलो येलो कलर के निकले रहते हैं। ये जो होते हैं, जो ये जो पार्ट्स होते हैं फूल के, यही हमारा क्या होता है, उसी से हमें केसर मिलता है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, पुष्प वर्तिकाग्र से, पुष्प में ऐसे जो छोटे छोटे निकले रहते हैं, यही हमारे केसर हमें इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं, तो मानव शरीर में हड्डियाँ तो सबको पता है, लेकिन पसलियाँ कितनी होती हैं भाई, ये तो बड़ा क्वेश्चन है। लास्ट में हमारी फ्लोटिंग आपकी जो आपकी ऐसे आपका रिब केज होता है दोनों साइड से, और लास्ट में एक फ्लोटिंग होती है जो कि नीचे से जॉइंट नहीं होती हैं। तो इनका नंबर क्या होता है, टोटल हमारी पसलियाँ कितनी होती हैं, तो जो टोटल हमारी पसलियाँ हैं वो 24 होती हैं, 24 होती हैं, और दोनों साइड 12-12 का सेट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, TBA का टीका किस रोग से बचाव करता है, TBA, तो TBA तपेदिक नहीं है, डिप्थीरिया नहीं है, काली खांसी नहीं है, क्या है, मियादी बुखार। मियादी बुखार में हम क्या यूज़ करते हैं, मियादी बुखार में हम कौन सा यूज़ करते हैं, TAB, इसे हम टाइफॉइड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो बड़े गर्मियों में मनाते हैं, याद रखिएगा। हर साल टीवी पे आ जाते हैं रामदेव बाबा जी योगा करवाते हुए, वो 21 जून को करवाते हैं। ओके, आगे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का प्रयोग होता है, तो गोंद के कलफ किस में लगते हैं, रेशमी कपड़ों में लगता है। अब कई लोगों को लगेगा सूती कपड़ों में लगता है, सूती कपड़ों में भी लगाया जाता है, लेकिन रेशमी कपड़ों में लग कर आते हैं, तभी वो उतने स्टिफ रहते हैं, उनका लुक जो होता है वो अच्छा आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी क्या है, एक महर्षि पणिनि थे, उनके द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का जो प्राचीन ग्रंथ है वो ही है अष्टाध्यायी। तो पणिनि जो हैं वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासनकाल में हुआ था, तो किस शासनकाल में हुआ था, ये याद रखिएगा, कालाशोक,
इन्होंने बड़ा शोक मचा दिया था, बड़ा परेशान कर दिया था। तो इसलिए क्या हो गया, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया। अकबर के इबादत खाना का निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया गया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आर्य समाज काफ़ी पुराना, वो जो आर्य आए थे देश में वो नहीं, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1875 में हुई थी, बहुत पहले, आज़ादी से भी बहुत पहले आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इनमें से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो काकोरी से कौन संबंधित नहीं है? सूर्यसेन। सूर्यसेन जो थे वो काकोरी से संबंधित नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूटना था। इस घटना काकोरी के नाम में प्रसिद्ध हो गई थी। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी सहित 29 क्रांतिकारी थे, लेकिन ये 3 बहुत फेमस थे। अब ये सूर्यसेन नहीं थे, तो सूर्यसेन को नहीं, ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन सूर्यसेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दीन इलाही की स्थापना किसने करी थी? तो दीन इलाही, तो ये तो बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन है कि दीन इलाही की स्थापना किसने करी थी? भाई वो अकबर ही कर सकता है। सारे आपके मुगल शासक ऐसे नहीं थे, लेकिन अकबर जो था वो सारे धर्मों का सम्मान करता था, इसलिए इन्होंने दीन इलाही की स्थापना करी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये एक चीनी यात्री था, वह 269 ईस्वी में क्या करा था, से लेकर 645 इस ड्यूरेशन में भारत में रहा। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और भारतीय समाज और अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन भी किया। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा गया? बड़ा गाना सुना हम, दमादम मस्त कलंदर, तो वो कलंदर किसको कहा गया है? बाबर को कहा गया है। इन बादशाहों में से बाबर को कलंदर कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल का विभाजन करवाने वाला गवर्नर कौन था? अब वो कौन सा गवर्नर था जिसने बंगाल का विभाजन करा दिया, बंगाल हमसे अलग हो गया? तो वो कौन था? कर्जन। कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन, वो गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, और उसने क्या कराया, भारत में फूट डलवाए। पाकिस्तानी कि मुसलमान हैं, पाकिस्तान है, तो उसने बांग्लादेश में भी काफ़ी सारे उस टाइम मुस्लिम थे, तो इनको क्या करवा दिया, अलग करवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 145 पे। तो 145 में क्या है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? किसके थे? जगदीशपुर के। जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह थे वहाँ के जमींदार थे। इनके बारे में जान लेते हैं। कुंवर सिंह जो कहाँ थे, वो बिहार से थे, और जिन्होंने 1857 में एक विद्रोह जो हुआ था उसमें बहुत सारा इनका एफर्ट था, तो इसलिए कुंवर सिंह का नाम है, जो कि जगदीशपुर में थे। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने के लिए सर्वाधिक सही उपयुक्त है? तो हम जब ग्लोब देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं ये एशिया बड़ा है, ये नॉर्थ अमेरिका छोटा है, साउथ अमेरिका ऐसा है, तो ये सारे हम किस में देखते हैं? ग्लोब में देखते हैं। तो इसका हम क्षेत्र, एरिया और इसका शेप कैसा है, इसको हम आराम से अध्ययन कर सकते हैं किसमें? ग्लोब में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? अब भूगोल शिक्षण क्या है? सबसे ज़्यादा भूगोल को अच्छे समझने के लिए क्या है? भ्रमण नीति। भ्रमण नीति से हम सबसे अच्छे से समझ सकते हैं कि हम कैसे भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल मतलब ज्योग्राफी, और जितना हम ज़्यादा घूमेंगे, जितनी जगह जाएंगे, उतना ही क्या होगा, हम उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? तो अब मानचित्र को कैसे समझते हैं? मानचित्र में हमने देखा होगा मैप जो होते हैं, मैप में हमने बहुत अलग अलग शेप्स देखे होंगे, तो उन शेप्स को देखने के लिए, उनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या समझना पड़ता है? उसके सिम्बल्स को समझना पड़ता है। ऋण चिन्हों से हम मैप को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यू आकार की जो घाटी होती है वो किससे बनती है? जब बर्फ़ बहुत तेज़ी से गिर रही होती है, तो गिरती है तो बीच में ज़्यादा प्रेशर लगता है और साइड में वो ऐसे उड़ता जाता है, तो क्या बन जाता है? यू आकार। तो हिम नदी से बनता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है।
एक आप लोग एक ऊपर क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 जो था उसमें एक आंसर गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 100 में जो आंसर है इसका वो आपका मानचित्र है कि भूगोल शिक्षण की सबसे सर्वाधिक उपयोगी सामग्री क्या है, तो वो मानचित्र है। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आई होप सबको ये जल्दी जल्दी सबने टेस्ट दिया होगा, मॉडल टेस्ट सबको यूज़फुल लगा होगा। और आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्या स्कोर आया है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। And if you like the video, then subscribe my channel, like my video, and also comment your score and share this video with your friends so that they can also take the privilege of this video. So also subscribe my channel. So I hope this video is useful for you. Practice करिएगा, बार बार देखिएगा एंड ये आंसर्स लर्न करिएगा और मुझे बताइएगा आपके कितने स्कोर है। So thank you guys, thanks for watching my video.